देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स आज हम लोग करेंगे, जो उसका यूज हम लोग को साल भर यूज होगा, मतलब पूरी साल यूज होगा इसका, ठीक है। और आपको एकदम ईमानदारी से मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत होगा हमसे पूछना है, और पूछने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कहीं से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्कूल का हो, बोर्ड का हो, जेई का हो, मेंस का हो, एडवांस का हो, किसी का भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, पूछने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और जितना पूछेंगे उतना सीखेंगे आप, ठीक है। और मन से ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे, हम आपके साथ बहुत ईमानदारी से वर्क करेंगे। आपको ईमानदार होना होगा, अगर आप ईमानदार रहिएगा तो आपका अच्छा होगा बेटा, ऑब्वियस अच्छा होगा। बस थोड़ा मेहनत करना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, माइक ऑफ रखिएगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे तभी ऑन करना, अदरवाइज माइक ऑफ रखना और वीडियो भी ऑफ रखना, ठीक है। चलिए कुछ बेसिक मैथमेटिक्स में बात करते हैं, मतलब जो आपको थॉरली यूज होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ नया भी मिलेगा इसमें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ आप जानते भी होंगे। देखिए नोट में लिखिएगा सम इम्पॉर्टेंट वीडियो कलर आ रहा है, देख लो सबका वैसे ही आ रहा है क्या? ऐसा क्यों आज हो रहा है? 12th वाले में भी ऐसा हो रहा था थोड़ा, देखो तो। हाँ नहीं आज 12th ऐसा कभी होता नहीं था, आज 12th वाले में भी ऐसा दिक्कत हो रहा था। क्या हो रहा है? हाँ नेटवर्क के चलते कैसे हो रहा है? ठीक है, ये सब हमको फ्रीक्वेंटली सालों भर यूज होगा बेटा, इसलिए सारे को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हमको ये बताइए नंबर 1 में पहला बात कर रहे हैं, आप हमको ये बताइए √25 को आप क्या लिखते हैं, बताइए। √25 को क्या लिखते हैं? कितने लोग 5 लिखता है और कितने लोग ±5 लिखता है? कितने लोग 5 लिखते हैं और कितने लोग ±5 लिखते हैं? इसका वैल्यू होता है 5। अगर कोई √25 को ±5 लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। √25 को सिर्फ 5 लिखेंगे, √25 को ±5 नहीं लिखेंगे। अभी हम थोड़ा कोशिश करते हैं, मैं समझाने का मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। बेसिकली देखो √25 जो है 25 √/25, आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हो, बचपन में आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हो। अगर हमारे पास एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B और इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आपने, और इसका कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है बेटा, तो AB का डिस्टेंस हम क्या लिखते हैं बताइए? AB बराबर लिखा जाता है x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। AB बराबर लिखा जाता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो √25 क्या है? √25 नंबर लाइन पे क्या करता है? एक डिस्टेंस क्रिएट करता है। √25 जो है नंबर लाइन पे एक डिस्टेंस बताता है, और वो डिस्टेंस देखना होता है फ्रॉम ऑरिजिन, वो डिस्टेंस देखना होता है फ्रॉम ऑरिजिन। सपोज यहाँ पे आपका ऑरिजिन है 0,0, अब आप यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लो 5,0 और एक पॉइंट कंसीडर कर लो -5,0, ठीक है।
अब आप देखो 0 0 से 5,0 का डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। यहाँ पे x1 का काम कर रहा है 0, y1 का काम कर रहा है 0, और यहाँ x2 का काम कर रहा है 5 और y2 का काम कर रहा है 0। सेम गोइज टू सेकेंड स्टेप में x1 है 0, y1 है 0, यहाँ x2 है -5 और y2 है 0। अगर ये डिस्टेंस देखा जाए, मान लेते हैं ये O है, ये P है और ये Q है। अगर हम OP लिखें तो बताओ क्या आएगा? अंडर रूट चेंज ऑफ x का स्क्वायर 5 - 0 का स्क्वायर 25 प्लस चेंज ऑफ y का स्क्वायर 0 - 0 का स्क्वायर है 0। ये आ जाएगा आपका √25। और अगर मैं OQ लिखूं बेटा तो OQ आएगा चेंज ऑफ x का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट -5 - 0 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 0 - 0 का स्क्वायर दैट इज 25। तो ये आ गया √25। अब देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है? O से P का डिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको? 5 यूनिट। और O से Q का डिस्टेंस भी क्या दिख रहा है? 5 यूनिट। तो इधर से भी देखो तो 5, इधर से भी देखो तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। चीजें समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अब तुम बताओ, अगर √25 है तो इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? द डिस्टेंस ऑफ 5,0 फ्रॉम 0 0 एंड द डिस्टेंस ऑफ -5,0 फ्रॉम 0 0। अब तुम बताओ, अगर √36 रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? बताओ हमको। √36 का मतलब क्या होगा? बेटा हमको ये बताओ, 36 का अंडर रूट का मतलब हुआ कि सर 6,0 का डिस्टेंस एंड -6,0 का डिस्टेंस फ्रॉम 0 0। √36 तुम छोड़ दो, 36 किसका स्क्वायर आएगा? 6 का स्क्वायर आएगा और -6 का स्क्वायर आएगा, दोनों का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर भी आएगा और -6 का स्क्वायर भी आएगा बेटा। तो √36 क्या बता रहा है? द डिस्टेंस ऑफ 6,0 फ्रॉम 0 0 एंड -6,0 फ्रॉम 0 0। और डिस्टेंस आइटम कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है? तो ऑरिजिन से 6,0 का डिस्टेंस क्या आएगा? 6। ऑरिजिन से -6,0 का डिस्टेंस क्या आएगा? 6। तो आप ये लिख लो। अब तुम बताओ √x², ध्यान से सुनना, √x², तो क्या लिखा जाएगा? x लिखा जाएगा या mod x लिखा जाएगा? √x² का वैल्यू लिखेंगे mod x, याद रखना। √x² का वैल्यू हमेशा लिखेंगे mod x, ठीक है? ये mod समझते हो क्या होता है? ये mod का वैल्यू होता है पॉजिटिव। mod का जो आउटपुट आता है वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा बेटा। अगर अंदर वाली शकल 0 है तो mod का वैल्यू 0, और अंदर वाली शकल या तो प्लस है या माइनस, तो mod का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है? याद रखना, √x² को हमेशा mod x लिखा जाता है। अब ये mod x का मतलब लिख लो। mod x denotes the distance of x, 0 and -x, 0 from 0, 0 on number line। कहां पे डिस्टेंस बताता है बेटा? नंबर लाइन पे बताता है। √x² को कभी भी x नहीं लिखना, √x² को हमेशा mod x लिखना, क्योंकि x का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। अगर x का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो √x² का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट हमेशा डिस्टेंस बताता है। तो √x² को याद रखना, हमेशा mod x लिखना। अब mod खोलने का तरीका हम सीखेंगे बाद में, बट अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दो। तो पहला ये ध्यान रखना, √x² ऑलवेज रिटेन एज mod of x, ऑलवेज रिटेन एज mod of x। अब mod x क्या बताता है?
डिस्टेंस ऑफ x, 0 एंड माइनस x, 0 फ्रॉम 0, 0। अच्छा हमको ये बताओ मॉड 5 का सिग्निफिकेंस क्या होगा, बताओ मॉड 5 का सिग्निफिकेंस क्या है? अरे बाबा वो तो आउटपुट होगा, मैं सिग्निफिकेंस पूछ रहा हूं, मैं जैसे बताया अभी मॉड x का सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ का डिस्टेंस कहां से? हाँ तुम बताओगे मॉड 5 का मतलब हुआ 5, 0। हमारे पास दो पॉइंट है, एक 5, 0 और एक है -5, 0 और वो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कहां से देखना है? 0, 0 से। याद रखना मॉड x हमेशा बताता है x, 0 का डिस्टेंस एंड -x, 0 का डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0। ये ध्यान रखना, याद रखना हमेशा √x² हमेशा लिखा जाता है मॉड x। अच्छा सुनो ध्यान से, ये तीन टर्म जो है ये मॉडुलस, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर, ये तीन टर्म जो है ये सारे नॉन निगेटिव टर्म्स है। नॉन निगेटिव का मतलब समझ में आता है? नॉन निगेटिव का मतलब समझ में आता है, बताओ? हाँ जिसका वैल्यू 0 ना हो और निगेटिव ना हो, जिसका वैल्यू हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है 0 हो सकता है, नॉन निगेटिव में 0 हो सकता है ना, नॉन निगेटिव में 0 हो सकता है, सिर्फ निगेटिव नहीं होगा। ठीक है मतलब जिसका वैल्यू 0 बन जाए और पॉजिटिव बन सकता है उसको बोलते हैं नॉन निगेटिव। तो ये तीन टर्म है नॉन निगेटिव, याद रखना नॉन निगेटिव। ठीक है आप हमेशा ध्यान रखना, अगर सवाल में मॉड इन्वॉल्व हो जाए तो उसका मतलब वो टर्म का वैल्यू नॉन निगेटिव आएगा, रूट इन्वॉल्व हो जाए तो उसका भी वैल्यू नॉन निगेटिव आएगा, और किसी का स्क्वायर की बात हो तो वो भी वैल्यू क्या होगा? नॉन निगेटिव। आप हमेशा याद रखना स्क्वायर का आउटपुट नॉन निगेटिव होगा, स्क्वायर का आउटपुट नॉन निगेटिव होगा, रूट का आउटपुट नॉन निगेटिव होगा और मॉडुलस का आउटपुट भी क्या होगा? नॉन निगेटिव होगा। मॉडुलस का फाइनल आउटपुट जो आएगा, फाइनल वैल्यू वो नॉन निगेटिव होगा, रूट का फाइनल आउटपुट क्या होगा? नॉन निगेटिव, और स्क्वायर का फाइनल आउटपुट क्या होगा? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। नॉन निगेटिव किसको बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। तो ये दूसरा लिख लेना, क्या लिखना है बताओ? मॉडुलस, अंडर रूट, ये सारा लिख तो दिया, ये दूसरा है, ये लिख लो इसको। मॉड का आउटपुट, रूट का आउटपुट और स्क्वायर का आउटपुट नॉन निगेटिव होता है। दूसरा लिखो इफ LHS भी नॉन निगेटिव, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, भी नॉन निगेटिव, ये सारा बहुत यूज होगा। इफ ऐसे लिखो, ऐसे लिखो तो काट दो इसको। इफ ईच टर्म लिखना ऑफ LHS बी नॉन नेगेटिव एंड RHS राइट हैंड साइड बी 0, अगर LHS का हर एक टर्म नॉन निगेटिव है और राइट साइड का वैल्यू 0 है तो क्या कंक्लूजन आएगा? बता सकते हो? अगर LHS का हर एक टर्म नॉन निगेटिव है और राइट साइड का वैल्यू 0 है और दोनों को बराबर होना चाहिए, LHS बराबर RHS होना चाहिए, तो क्या कंक्लूजन आएगा? बता सकते हो? सोच के बताओ। ऐसा है देखो, इफ a² प्लस b² प्लस c² बराबर 0 इंप्लाइज टू, इससे क्या कंक्लूजन आएगा बताओ हमको? अगर a² प्लस b² प्लस c² 0 है
और ABC रियल है, ABC की बात हो रही है रियल की। अगर a² + b² + c² 0 है तो क्या कंक्लूजन आएगा बता सकते हो? सोच के बताओ, हमने बता दिया आपको। नहीं, रूट करने की मतलब नहीं है। देखो सुनो, a² का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। ध्यान से सुनो, b² का वैल्यू भी जो होगा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, c² का वैल्यू भी जो होगा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। हम ABC रियल मान रहे हैं, ABC क्या ले रहे हैं? रियल ले रहे हैं। तो a² भी पॉजिटिव है, b² भी पॉजिटिव है, c² भी पॉजिटिव है। सोचो, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी 0 हो सकता है क्या? अगर इसमें से 2 पॉजिटिव हो जाए, 1 0 हो, तो भी सम 0 होगा क्या? अगर तीनों पॉजिटिव है तो भी सम 0 होगा क्या? क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है 0 बनने के लिए? सोचो। हाँ, तीनों 0 हो, a² भी 0 हो, b² भी 0 हो और c² भी 0 हो। 0 + 0 + 0 = 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी ध्यान रखना। देखो a² ये नॉन नेगेटिव टर्म है, ये स्क्वायर है, ये नॉन नेगेटिव टर्म है, ये नॉन नेगेटिव टर्म है। LHS का सारा टर्म नॉन नेगेटिव है और राइट साइड 0 है। इसका मतलब है ईच एंड एवरी नॉन नेगेटिव टर्म a = b = c बराबर क्या आएगा? 0। ठीक है, a² भी 0 होगा, b² भी 0 होगा और c² भी 0 होगा। a² 0 होने से a 0 होगा, b² 0 होने से b 0 होगा और c² 0 होने से c 0 होगा। तो यहाँ लिखना, इफ ईच टर्म ऑफ LHS be non-negative and RHS be 0 implies to each and every term be 0। हर एक टर्म क्या होगा? 0 होगा। ईच एंड एवरी टर्म भी 0। याद रखना कभी भी, और यहाँ पे लिख लेना here A B C belongs to real, A, B, C belongs to real। R मतलब होता है रियल, R के लिखा तो इसका मतलब होता है रियल। रियल समझते हो या नहीं समझते हो? रियल नंबर समझते हो बेटा? जवाब दो। रियल नंबर समझ में आता है? रियल नंबर क्या होता है? हाँ, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, आपकी अभी जो दुनिया है ना उसमें रियल भी आता है, कॉम्प्लेक्स भी आता है। आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे। ठीक है, हम ये सारे टर्म यूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग सवाल बनाएंगे तो यूज होगा। ठीक है, अब एक सवाल हमको बना के दिखाओ, छोटा सा। लिखो सॉल्व फॉर x। एक बहुत बेसिक सवाल हम दे रहे हैं तुमको। √x² - 1 प्लस x - 1 का स्क्वायर प्लस x² - 1 का मॉड बराबर 0। x निकालना है। अगर तुम समझ पाए हो तो हम बताए हैं, अगर समझ पाए हो तो बन जाएगा। x निकालना है, √x² - 1 प्लस x - 1 का स्क्वायर प्लस x² - 1 का मॉड। हाँ, x = 1। और सोचो सब लोग, देख लो सारे लोग को समझ में आ रहा है 1 कैसे होगा? दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा। अभी तो हमने बता दिया तुमको। देखो बेटा क्या होगा, देखो अभी हमने तुमको बताया मैथमेटिक्स की दुनिया में ये तीन टर्म जो है ये नॉन नेगेटिव होता है।
रूट का वैल्यू, रूट से कनेक्टेड आइटम नॉन निगेटिव होता है, मॉड से कनेक्टेड आइटम नॉन निगेटिव होता है, स्क्वायर से कनेक्टेड आइटम नॉन निगेटिव होता है। अलजेब्रा में यही 3 आइटम है जो नॉन निगेटिव होता है। मॉड से कनेक्टेड वैल्यू क्या होता है? नॉन निगेटिव होता है। स्क्वायर से कनेक्टेड वैल्यू जो होता है नॉन निगेटिव होता है, और रूट वाली वैल्यू नॉन निगेटिव होता है। यानी कि देखो ये भी नॉन निगेटिव टर्म है, ये भी नॉन निगेटिव टर्म है, ये भी नॉन निगेटिव टर्म है, ठीक है। और सारा नॉन निगेटिव टर्म का सम 0 है। अगर सारा नॉन निगेटिव टर्म का सम 0 है, इसका मतलब हर एक टर्म सेपरेटली क्या होगा? 0 होगा, तभी ये वैलिड है। यानी कि आप बताओ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होना चाहिए? 0। x माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या होना चाहिए? 0। और x माइनस स्क्वायर माइनस 1 का मॉड भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब हमको बताओ रूट का वैल्यू 0 कब होता है? रूट का वैल्यू 0 कब होता है? अरे रूट का वैल्यू 0 कब होगा? जवाब दो ना बेटे। अंडर रूट 0 बराबर 0 होता है। रूट के अंदर का सकल अगर 0 तो रूट का वैल्यू 0 आएगा। रूट के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंप्लाइज टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 होगा। अच्छा अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 होगा तो एक्स क्या आएगा बताओगे? अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 होगा तो एक्स आएगा प्लस माइनस 1। यहां से आएगा ये फैक्टराइज होगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो आइदर x माइनस 1 0 हो या x प्लस 1 0 हो, तो x का दो वैल्यू बनेगा, या तो 1 या फिर x बराबर क्या बनेगा? माइनस 1। अच्छा स्क्वायर वैल्यू कब 0 होता है बताओ? कौन ऐसा नंबर है रियल नंबर जिसका स्क्वायर 0 होता है? हाँ, तो जब अंदर 0 होगा तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा। इसका मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर 0 होने का मतलब है x माइनस 1 0 होगा, इंप्लाइज टू x बराबर 1 होगा। अच्छा बताओ मॉड का वैल्यू 0 कब होता है बताओगे? हाँ, मॉड का भी वैल्यू 0, मॉड का आउटपुट 0 तभी होगा जब अंदर वाली सकल 0 होगा। अगर मॉड के इनसाइड वैल्यू 0 है तो मॉड का आउटपुट भी 0 आएगा बेटा। यानी कि मॉड के अंदर क्या है? यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, दैट इज x बराबर प्लस माइनस 1, x बराबर प्लस माइनस 1। अब तुम बताओ कौन सा x के लिए तीनों का तीनों 0 बन रहा है? किस कॉमन x के लिए ये तीनों 0 बन रहा है बताओ? प्लस 1 के लिए। देखो हमारे पास दो x है, एक x बराबर 1 दिख रहा है, एक x बराबर माइनस 1 दिख रहा है, बट माइनस 1 के चलते क्या हो रहा है? माइनस 1 के चलते ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, बट ये क्या बन रहा है? 4। 0 प्लस 4 क्या आएगा? 4। 4 क्या 0 के बराबर होगा? नहीं, तो x बराबर माइनस 1 रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर x बराबर 1 रखा जाए तो ये सकल भी 0, ये सकल भी 0, ये सकल भी 0, 0 प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऐसा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा सवाल देगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब तुम लोगों को बताओ अगर हम ऐसा लिखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 0, तो दिमाग में तुम्हारा क्या स्ट्राइक करेगा? इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे बताओ? जीरो। हाँ, साइन स्क्वायर अल्फा भी 0 होगा, साइन स्क्वायर बीटा भी 0 होगा, साइन स्क्वायर गामा भी 0 होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि ऐसा टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा सवाल बताएंगे तब, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा भी 0, साइन स्क्वायर बीटा भी 0, साइन स्क्वायर गामा भी 0, तो इंप्लाइज तो क्या आएगा? साइन अल्फा बराबर साइन बीटा बराबर साइन गामा बराबर साइन गामा, ये सारे वैल्यू क्या होंगे? 0। चलो अगला देखते हैं। ये हमको बताओ थोड़ा सा, अगर हम लिखें 3 ग्रेटर इक्वल टू 2, क्या ये सही है या गलत है? ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, मैं सब बता रहा हूं।
और जो भी चीज हम आज बता रहे हैं बेटा वो सालों भर हम यूज करेंगे, इसलिए हम बता रहे हैं कि बाद में आपको तकलीफ ना हो। अब बताए नहीं आप, अब बताओ ये 2 ग्रेटर इक्वल टू 2, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये भी ट्रू है। क्या 3 लेस इक्वल टू 2, क्या ये सही है या गलत है? ये फॉल्स है। अब तुमको समझ में आ रहा है कब फॉल्स होगा और कब ट्रू होगा? बताओ, इसको देख के समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम खर्च करो दिमाग। देखो, दो तस्वीर होता है, एक इनइक्वलिटी होता है बेटा, एक इनइक्वलिटी होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम, और एक इक्वलिटी होता है। एक होता है इक्वलिटी, एक होता है इनइक्वलिटी और एक होता है इक्वलिटी। इनइक्वलिटी का साइन ये होता है, ये वाली साइन या फिर ये वाली साइन। ये साइन को पढ़ते हैं ग्रेटर देन, ये साइन को पढ़ते हैं, सिंबल को पढ़ते हैं लेस देन। और इक्वलिटी का साइन होता है इक्वल टू, इक्वलिटी का साइन होता है इक्वल टू। अगर मार्केट में इक्वल टू आता है तो उसको हम पढ़ते हैं इक्वलिटी। अगर मार्केट में ये आता है और ये चिप सिंबल आता है तो उसको हम बोलते हैं इनइक्वलिटी। अच्छा, अगर सवाल में सिर्फ ये सिंबल या ये सिंबल है, दैट मींस सिर्फ इनइक्वलिटी इन्वॉल्व है, सिर्फ इनइक्वलिटी इन्वॉल्व है। और अगर सवाल में सिर्फ ये सिंबल आता है तो इसका मतलब सिर्फ इक्वलिटी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर सवाल में ये भी आ जाए, ये सिंबल का मतलब क्या होगा बताओ? इक्वलिटी एज वेल एज इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का भी साइन है और इक्वल टू का भी साइन है, यानी कि दोनों कनेक्टेड है इसमें बेटा। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इनइक्वलिटी एज वेल एज इक्वलिटी। इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनइक्वलिटी एज वेल एज इक्वलिटी। तो हम अब सीख रहे हैं कि इनइक्वलिटी और इक्वलिटी अगर साथ साथ आ जाए तो वो स्टेटमेंट ट्रू कब होता है और कब फॉल्स होता है? वो स्टेटमेंट ट्रू कब होता है और कब फॉल्स होता है? तो देखो, यहाँ पे क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कुछ समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसमें देखो क्या है, क्या है? सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, एक है इनइक्वलिटी और एक इक्वलिटी है। अगर ये दोनों को क्लब करते हो, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी दोनों को क्लब करते हो, तो सही कब होगा? जब दोनों में से कोई एक सही हो जाए। या तो इनइक्वलिटी वाली बात सही हो जाए या फिर इक्वलिटी वाली बात सही हो जाए, या तो फिर इनइक्वलिटी वाली बात सही हो या फिर इक्वलिटी वाली। फॉल्स कब होगा? जब दोनों गलत हो जाएगा, इनइक्वलिटी भी वैलिड ना हो और इक्वलिटी भी वैलिड ना हो। तो पहला में बताओ क्या है, कौन वैलिड है, इनइक्वलिटी या इक्वलिटी? इनइक्वलिटी। देखो, यहाँ इनइक्वलिटी वैलिड है इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा में क्या वैलिड है? इक्वलिटी वैलिड है इसलिए ट्रू है। और तीसरा में क्या वैलिड है? कुछ भी नहीं वैलिड है, ना तो इनइक्वलिटी वैलिड है ना तो इक्वलिटी वैलिड है, इसलिए ये फॉल्स है। तो समझ में आ रहा है? इनइक्वलिटी और इक्वलिटी से कनेक्टेड स्टेटमेंट ट्रू कब होगा बताओ हमको? जब कोई एक ट्रू हो, आइदर इनइक्वलिटी वैलिड हो या फिर इक्वलिटी वैलिड हो। अरे समझ में आ रहा है बेटा? तो लिखो, नोट में लिखो, तीसरा लिख लो, इफ a ग्रेटर इक्वल टू b। अगर ऐसा दिया हुआ a ग्रेटर इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है? a ग्रेटर b होगा या फिर a बराबर b होगा। दोनों में से कोई एक तो होगा, या तो a b से बड़ा होगा या फिर a बराबर b होगा। दोनों बात सही नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ वैलिड कैसे होगा? अगर 3 4 से छोटा है तो फिर 3 4 के बराबर नहीं होगा, कोई एक ही बात सही होगा, या तो इक्वलिटी या फिर इक्वलिटी। तो लिख लो, इफ a ग्रेटर इक्वल टू b इंप्लाइज टू, हम क्या लिखेंगे? a ग्रेटर b और a बराबर b। दो बातें हैं, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। अगर कोई एक सही है तो वो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। उसी तरह से अगर हम लिखते हैं a लेस इक्वल टू b, इसका मतलब कब क्या होगा? यहाँ से या तो a लेस देन b होगा या फिर a बराबर b होगा। फॉल्स कब होगा बताओ? जब दोनों फॉल्स होगा, इनइक्वलिटी भी वैलिड ना हो और इक्वलिटी भी वैलिड ना हो तो फॉल्स हो जाएगा।
ये हमने कंडीशन बताया ट्रू होने का, a ग्रेटर इक्वल टू b ट्रू होल्ड, a ग्रेटर इक्वल टू b ट्रू कब होगा, आइदर a ग्रेटर b और a बराबर b। a लेस इक्वल टू b ट्रू कब होगा, आइदर a लेस देन b और a बराबर b। अच्छा अगला बताओ हमको, ये रूट a इंटू रूट b बराबर हम रूट a भी लिखते हैं, क्या ये हमेशा लिखते हैं? रूट a इंटू रूट b बराबर रूट a b हमेशा लिखा जाता है, सोच के बताओ क्या ये हमेशा वैलिड है? कब वैलिड है? कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ वैलिड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ वैलिड नहीं है। और सोचो, अभी भी गलत है ये, नहीं देखो, ये वैलिड एक ही केस में नहीं होगा, जब a और b दोनों निगेटिव हो जाए, a भी निगेटिव हो जाए और b भी निगेटिव हो जाए, तो फिर ये वैलिड नहीं है। अगर a भी निगेटिव है और b भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, a भी निगेटिव b भी निगेटिव, तो रूट a इंटू रूट b बराबर रूट a भी नहीं लिख सकते हैं। लिख लो, रूट a इंटू रूट b बराबर रूट a भी होल्ड्स। कब होल्ड करेगा? एटलीस्ट वन ऑफ, एटलीस्ट वन ऑफ का मतलब हुआ कोई एक या दोनों, एटलीस्ट वन ऑफ, एटलीस्ट मतलब कम से कम कोई एक, वन ऑफ ए और बी, बी पॉजिटिव, दोनों में से कोई कम से कम एक पॉजिटिव हो, या तो ए पॉजिटिव हो या बी पॉजिटिव हो या दोनों पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तभी वैलिड होगा, ए निगेटिव बी पॉजिटिव तो भी वैलिड होगा, ए पॉजिटिव बी निगेटिव तो भी वैलिड होगा, और दोनों निगेटिव, ए भी निगेटिव बी भी निगेटिव तो वैलिड नहीं होगा। सुन लो, अगर लिखे अंडर रूट -4 इंटू अंडर रूट -9 बराबर हम लिखेंगे -4 इंटू अंडर रूट -9, ऐसा लिखे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए भी निगेटिव है और बी भी निगेटिव है, ऐसा लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अभी हम समझा रहे हैं क्यों। लेकिन अगर हम लिखते हैं -4 इंटू अंडर रूट 9, एक निगेटिव बनाया दूसरा पॉजिटिव बनाया, इसको हम लिख सकते हैं -4 इंटू 9, ये सही है। अगर हम लिखते हैं ऐसा 4 अंडर रूट -9 बेटा, तो ये लिखा ऐसा, ये भी सही है बेटा, और अगर लिखा 4 और अंडर रूट 9 तो ये भी सही है, ये भी क्या है? सही। एक केस में फॉल्स है, एक केस में फॉल्स है। कब फॉल्स है? दोनों जब निगेटिव होता है। एक तुमको मैं नया चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये लिख लो अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 का वैल्यू होता है आयोटा, इसको लिखते हैं हम लोग आई, इसको पढ़ते हैं आयोटा। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना। अंडर रूट -1 का मतलब होता है आयोटा। इसका मतलब है कि रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू निगेटिव आ जाए तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आयोटा से कनेक्टेड आएगा। अंडर रूट -1 को लिखते हैं हम आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होगा -1, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर आ जाएगा -1 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यू को लिखते हैं हम लोग बेटा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा दैट इज आ जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा पे पावर 4 को लिखते हैं हम लोग बेटा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर दैट इज 1, इतना याद रखना। अब देखो पहला वाला वैलिड क्यों नहीं है, दिख जाएगा तुमको, सुनो ध्यान से। पहला वाला वैलिड क्यों नहीं है? एलएचएस क्या है पहला का, देख लो अंडर रूट -4 अंडर रूट -9,
अब इसको हम क्या लिखेंगे, -1 इंटू 4 ऐसा लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 9 ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा, अब हम यहाँ लिखते हैं √-1 इंटू √4 ऐसा लिख सकते हैं, इसको बोलो। अच्छा, इसको फिर लिखते हैं √-1 इंटू √9 ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा, √4 का वैल्यू क्या होगा, √4 का वैल्यू क्या होगा बताओ, 2, और √-1 का वैल्यू क्या होगा, आयोटा। अच्छा, √9 का वैल्यू क्या होगा, √-1 का वैल्यू क्या होगा। अब ये दोनों मिल करके क्या बन गया, 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या बताया, तो ये आ गया -6, तो LHS का वैल्यू आ गया -6। अब राइट साइड देखो, राइट साइड देखो, RHS का वैल्यू क्या है, √-4 इंटू -9, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 बार माइनस मल्टीप्लाई हुआ, 4 इंटू 9 क्या आ जाएगा, 36। 36 का रूट क्या होगा, 6। क्या 6 और -6 बराबर है क्या, क्या 6 और -6 बराबर है क्या, बताओ। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर a भी निगेटिव है, b भी निगेटिव है, तो √a इंटू √b को √a भी नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हाँ बेटा लिखिए, समझ में आ रहा है बेटा। आगे देखिए, आपकी नहीं कुछ दिक्कत होगा जरूर हम लोग पूछेंगे बेटा, जरूर बताएंगे। अच्छा देखिए, अगला लिखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक नंबर हम ए लेते हैं, हम सारा अभी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट हम बना रहे हैं वो रियल नंबर के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे, अगर हम एक वैल्यू लेते हैं a और दूसरा वैल्यू लेते हैं 1/a, क्या ये दोनों क्या है बता सकते हो, ये दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है, a और 1/a का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। और दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 1 आता है तो दो तस्वीरें एक दूसरे का क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल, यानी कि a और 1/a आपका रेसिप्रोकल है, a और 1/a क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अगर a पॉजिटिव होगा तो 1/a का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अरे बाबा कैसे निगेटिव हो जाएगा यार, अजूबा हो क्या। a अगर पॉजिटिव है तो 1/a क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना बेटा, ऊपर का वैल्यू प्लस है, नीचे का वैल्यू प्लस है, प्लस वाई प्लस माइनस थोड़ी होता है। जो साइन a का होगा वही साइन ना 1/a का होगा बेटा, होगा या नहीं होगा, सोचो। तो अगर a पॉजिटिव है तो 1/a भी पॉजिटिव होगा, और अगर a निगेटिव है तो 1/a भी क्या है, निगेटिव है। तो सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, अगर दो नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और वो दोनों अगर ऐड हो जाए, अगर वो दोनों नंबर क्या हो जाए, ऐड हो जाए, a और 1/a रेसिप्रोकल है और अगर दोनों ऐड हो जाए तो इसका जो वैल्यू होता है ये हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा होता है, या फिर क्या होता है a + 1/a, अगर दो रेसिप्रोकल नंबर है और दोनों अगर एक दूसरे से ऐड हो जाए तो वो जो वैल्यू होगा वो या तो -2 होगा या -2 से कम होगा। बट ये वाली तस्वीर कब होगा और ये वाली तस्वीर कब होगा ये सोचना है। यहाँ पे कंडीशन लगेगा इफ a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, और यहाँ कंडीशन लगेगा इफ a लेस देन 0,
मतलब ए भी निगेटिव हो और 1/a भी निगेटिव हो। याद रखना क्या मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं a + 1/a greater equal to 2, यानी कि यहाँ पे a पॉजिटिव है तो क्या स्टेटमेंट बन रहा है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स विच आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2। और यहाँ देखो a मैं निगेटिव बना रहा हूँ, a अगर निगेटिव है तो 1/a भी निगेटिव होगा। द सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स विच आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इज ऑलवेज लेस इक्वल टू -2, ऑलवेज लेस इक्वल टू -2। याद रखना ये दोनों का सम 2 या 2 से ज्यादा होगा और ये दोनों का सम -2 या -2 से छोटा होगा। अच्छा कोई बताएगा यहाँ 2 से ज्यादा कहां तक जा सकता है बताओ? इनफाइनाइट जा सकता है, सही है। अच्छा ये जो है -2 या -2 से कम कहां तक जा सकता है बताओ? अच्छा ये भी इंफिनिटी जाएगा कि -इंफिनिटी जाएगा? हाँ तो इस सिचुएशन में जो वैल्यू है वो पीछे हो रहा है ना, -2 से छोटा है। देखो नंबर लाइन पे बात करो, यहाँ -2 रखता हूँ, ठीक है। तो मैं इससे छोटा बोल रहा हूँ तो इसके पीछे जाऊंगा तो इसके पीछे इधर कहाँ आएगा -इंफिनिटी, और इससे ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 2 है और 2 से मैं आगे जा रहा हूँ तो इधर जाएगा कहाँ तक, इंफिनिटी तक। 2 से आगे जाएगा इंफिनिटी, यानी कि इसका जो रेंज आएगा वो 2 से इंफिनिटी होगा और इसका जो रेंज होगा वो -इंफिनिटी से -2 होगा। अच्छा a + 1/a बराबर 2 कब होगा बताओ? हाँ पॉजिटिव तो होगा लेकिन a का वैल्यू क्या होगा, इंप्लाइज टू a बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, तभी तो होगा, तभी तो 2 बनेगा। क्योंकि अभी हमने सीखा ये शकल 2 या 2 से ज्यादा होगा, बट इसको मैं 2 बना रहा हूं, इसका मतलब a भी 1 होगा और 1/a भी क्या होगा, 1 होगा। अच्छा a + 1/a बराबर -2 कब होगा बताओ? हाँ जब a का वैल्यू होगा -1, a का वैल्यू होगा -1। फिर भी समझ रही है? ठीक है। संस्कृति तुमको समझ में आ रहा है बेटा? संस्कार अरे अनिकेत तुम पकड़ना है बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है। हर्ष सुमन अंकेश दिक्कत होगा तो हमको बताना बेटा, ठीक है? कहीं भी दिक्कत होगा हमको बताना, ठीक है? आगे देखिए अब थोड़ा सा हम लोग जो है इनइक्वालिटी की बात करते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से सिलेबस स्टार्ट करेंगे, बट ये सारा चीज़ हम लोग जो है बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, छोटा छोटा चीज़ जो हम लोग जानते हैं बट मिस्टेक हो जाता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा पहले कुछ फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है? कुछ फार्मूला पहले लिख लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिख लो थोड़ा सा, अलजेब्रा का कुछ फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद इनइक्वालिटी पे थोड़ा बात करेंगे। चलो देखो a + b का होल स्क्वायर तो सारे को पता होगा आपको, तो ऐसा महारत है जिसको नहीं पता है? ये सारे तो फ्रीक्वेंटली यूज होता है। लिखते जाना है ना, ये सब जानते हो, जो नहीं जानोगे हमको पता है तो नहीं जानते हो।
बताने लायक होगा, मैं बताऊंगा। ये वैल्यू बता सकते हो क्या होगा? इसका फैक्टर बना सकते हो? a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 का फैक्टर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा सवाल भी यूज होता है एकदम। इसको 4 स्टार ले देना। ये बनता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया सवाल में यूज होगा। इसको याद कर जाना है ना। देखो इसका प्रूफ कर देते हैं, बाकी तो सब तुम जान ही रहे हो। a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 है। इसको हम लिखते हैं a4 प्लस b4 और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या इसको a स्क्वायर का स्क्वायर और इसको b स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है? तो अभी तक हमने कुछ चेंज नहीं किया है। क्या हम a4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और b4 को b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं? अब मन की आंखों से देखो थोड़ा, इसको तुम x मान लो और इसको y मान लो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सोचो, बोलो। हमने क्या किया है? हमने क्या है, a स्क्वायर को x माना और b स्क्वायर को y माना, तो मेरे पास क्या क्रिएट हो रहा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आएगा? देखो x प्लस y दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2xy और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर क्या जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस ab का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा बोलो। अब देखो इसको मन की आंखों से देखो, इसको x माना, इसको y माना, क्या बन रहा है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x प्लस y, x मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y मतलब ab और ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab आएगा। बोलो तो ये फार्मूला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अच्छा तुम बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या फैक्टर बन जाएगा? यही फार्मूला है, सेम फार्मूला है। x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या फैक्टर बनेगा? देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सुनो। ये वाली शक्ल और ये वाली शक्ल सेम है, ये दोनों शक्ल सेम है। इस शक्ल में a के जगह x आया और b के जगह 1 आया, तो जहां जहां मार्केट में a आ रहा है वहां पे x लिख लो और जहां जहां मार्केट में b आ रहा है वहां पे 1 लिख लो। ये दोनों फोटो सेम है। अगर हम इसमें एक a के जगह x डाल दें और b के जगह 1 डाल दें, अगर हम a के जगह x डाल दें और b के जगह 1 डाल दें, तो ये वाली शक्ल प्रकट हो जाएगा, ये वाली, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 और यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये फैक्टर याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक फार्मूला और देखते हैं जो बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस थ्राइस abc बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? इसका फार्मूला याद है? किसी को बताएगा हमको? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस थ्राइस abc क्या होता है फार्मूला?
ये बनता है a प्लस बी प्लस सी और बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। थोड़ा इस पे फोकस करते हैं, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं, इस टर्म पे फोकस करते हैं हम, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इस पे थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं एक्सप्रेशन। तो यहाँ मैंने लिखा हाफ इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद अच्छा, अभी थोड़ा हम इसको ऐसे लिखते हैं हाफ 2a स्क्वायर को हम ब्रेक करते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में, 2b स्क्वायर को ब्रेक करते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में और 2c स्क्वायर को ब्रेक करते हैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में और माइनस 2ab रहने देते हैं, माइनस 2bc रहने देते हैं, माइनस 2ac रहने देते हैं। अब हम लोग क्लब करते हैं। क्या क्लब करते हैं, सुनो। a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2ab एक साथ क्लब कर दिया। अब फिर क्या क्लब करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये को एक साथ क्लब करते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और फिर क्या बच गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac एक साथ क्लब किया। अब देखो मेरे को क्या तस्वीर दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर क्या दिख रहा है, 1/2 a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमको क्या फार्मूला बन गया, यहाँ से ये फार्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू, दोनों रिजल्ट याद रखना, प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या गया, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और इंटू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ये दोनों रिजल्ट याद रखना, ये रिजल्ट भी याद रखना, ये रिजल्ट भी याद रखना, ठीक है। अब सुनो, अच्छा ये हमको बताओ, एक नोट लिख लेना, इफ ए बी बराबर 0 तो क्या कंक्लूजन आता है, अगर ए बी 0 है तो क्या कंक्लूजन आता है, अगर ए बी का वैल्यू 0 है तो क्या कंक्लूजन आता है, बोथ ए एंड बी आर 0। क्या ऐसा आता है क्या, at least one of them to be 0। a b बराबर 0 it means implies to at least one of a और b be 0, at least one of a और b be 0। at least का मतलब होता है कम से कम, ज्यादा ज्यादा कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब a b बराबर 0 होने का मतलब क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं, a b बराबर 0 का होने का मतलब हो गया कि अगर a b बराबर 0 है तो क्या हो सकता है, पहला तो हो सकता है a 0 b नॉट इक्वल टू 0, दूसरा बात क्या हो सकता है a नॉट इक्वल टू 0 b बराबर 0, और तीसरा बात क्या हो सकता है, तीसरा बात हो सकता है a भी 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए। ये बातें होती हैं। एटलीस्ट का मतलब ये
ए 0 हो तो बी 0 ना हो, या फिर ए नॉट इक्वल टू 0 बी 0 हो जाए, या फिर ए और बी बोथ आर क्या हो जाए 0 हो जाए। अच्छा, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो इसका वैल्यू यहां पे मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, सुनो, ये वैल्यू 0 बन सकता है क्या? ये वैल्यू 0 बन सकता है या नहीं बन सकता है? क्या ये वैल्यू 0 बन सकता है? सोचो, बताओ, जवाब दो। देखो ये स्क्वायर टर्म है, ये स्क्वायर टर्म है, ये स्क्वायर टर्म है, ये तीनों टर्म नॉन नेगेटिव है और नॉन नेगेटिव टर्म का सम 0 बना रहे हैं। ये तीन नॉन नेगेटिव टर्म का सम हम 0 बना रहे हैं, ये तीन नॉन नेगेटिव टर्म का हम सम 0 बना रहे हैं। तो अगर नॉन नेगेटिव टर्म का सम 0 होता है तो इसका कंडीशन क्या होता है? हर एक टर्म क्या होता है? 0 होता है। अगर हम इफ a बराबर b बराबर c ले लें, क्योंकि a बराबर b से ये 0 हो जाएगा, b बराबर c से ये 0 होगा, a बराबर c से ये 0 होगा। अगर हम a बराबर b बराबर c 0 ले लें तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, अगर ये 0 होगा तो 0 गुना समथिंग क्या होगा? 0। तो इसका मतलब इसका वैल्यू भी 0 बनेगा। और अगर ये 0 होता और ये 0 ना बने तो भी प्रोडक्ट 0 बन सकता है, बन सकता है नहीं बन सकता है? तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? अगर तुमको बोले AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC को 0 बनाना है, इसका क्या कंक्लूजन आ सकता है? किस किस सिचुएशन में ये 0 बन सकता है? A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 0 क्यों हो? ऐसा क्या है? A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 0 क्यों हो? A इक्वल टू B इक्वल टू C हो जाए, A इक्वल टू B इक्वल टू C हो जाए, या फिर क्या हो जाए? A प्लस B प्लस C 0। लिख लो, लिख लो, इफ AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस थ्राइस ABC बराबर 0, तो इम्प्लाइज टू यहाँ से कंक्लूजन क्या आता है? A प्लस B प्लस C 0 हो जाए, या फिर और क्या हो जाए? A बराबर B बराबर C हो जाए, A बराबर B बराबर C हो जाए। ठीक है, दोनों की बात नहीं हुई। अगर A बराबर B बराबर C है तो भी AQ प्लस BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा? माइनस थ्राइस ABC 0 हो जाएगा, या फिर A प्लस B प्लस C 0 हो जाए तो भी AQ प्लस BQ प्लस CQ क्या हो जाए? माइनस 3ABC क्या होगा? 0। दैट इज लिख लो, AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर थ्राइस ABC। इसका मतलब क्या हो गया? इम्प्लाइज टू A प्लस B प्लस C 0 हो, या तो ये कंडीशन हो, या फिर कंडीशन हो A बराबर B बराबर C। ये दोनों में से कोई एक सिचुएशन होल्ड करेगा तो हम कह सकते हैं AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या आएगा? थ्राइस ABC। चलो अब हम लोग थोड़ा सा इनइक्वालिटी के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा इनइक्वालिटी के बारे में देखते हैं। लिखो ऊपर हेडिंग को इनइक्वालिटी, और जो भी बताया है सबको ध्यान रखना। अनुभव, अनुभव समझ में आ रहा है बेटा? झूठ नहीं बोलते हो, एकदम झूठ नहीं बोलना, सही सही बताना, हमसे एकदम नहीं छुपाना। हमसे छुपाओगे तो किस्मत खो जाए, हमसे एकदम नहीं छुपाना है कोई। तृप्ति, पकड़ लिया बेटा, ठीक है लिखिए। चलिए लिखिए इनइक्वालिटी, एकदम दिमाग खोल के रखिएगा, मैं पूछूंगा आपसे, गलत सलत जो भी बुझाता है बोलिएगा, शर्माना नहीं है। इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी का कुछ बेसिक। अब ऐसा नहीं कि मैं इनइक्वालिटी पढ़ रहा हूँ, बस हम इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा जान पहचान कर रहे हैं, इनइक्वालिटी होता क्या है उससे थोड़ा सा हम लोग फेमिलियर हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं। हम लोग स्टार्ट तो करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे।
अच्छा ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, 3 ग्रेटर 2 है, ये सही है या गलत करता है? अरे ऐसे मुंह फाड़ देते हो, डायरेक्ट मुंह फाड़ के ना बोलो ना, सोच के बोलो ना थोड़ा। 3 ग्रेटर 2 है, ठीक है, ये सही है। अच्छा 3 प्लस 2 ग्रेटर देन 2 प्लस 2, क्या ये सही है या गलत है? सही है। अच्छा 3 घटाओ 1 ग्रेटर देन 2 घटाओ 1, क्या ये सही है या गलत है? सही है ना बेटा, ये तो 2 रहेगा, ये 1 रहेगा। अच्छा 3 गुना 4 ग्रेटर देन 2 गुना 4, क्या सही है या गलत है? ठीक है। अच्छा 3 गुना -4 ग्रेटर देन 2 गुना -4, क्या सही है या गलत है? ये गलत है, ये गलत है, ये सही बात है, ये सही बात है, ये सही बात है, और ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था ग्रेटर का चिन्ह लेस देन होना चाहिए, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या होना चाहिए था? चेंज होना चाहिए, -12 लेस देन -1। अब ये सही है कि नहीं बताओ? इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब बेसिक क्या समझ में आ रहा है? अगर कोई इनइक्वालिटी का सम हम कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों साइड कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा या चेंज होगा? कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम रहेगा या चेंज होगा? और कुछ कांस्टेंट पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा या चेंज होगा? और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? पलट जाएगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? पलट जाएगा। यानी कि बस एक चीज बहुत बेसिक फोकस रखो, इनइक्वालिटी का कोई भी सम अगर कर रहे हो, अगर नेगेटिव वैल्यू से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को क्या करना? पलट देना, मतलब ग्रेटर वाली साइन को लेस देन कर देना और लेस देन वाली साइन को ग्रेटर देन कर देना। बस एक चीज ध्यान रखना, इनइक्वालिटी का साइन कब कब नहीं पलटेगा? पॉजिटिव नंबर ऐड करो, मतलब कुछ नंबर सेम नंबर दोनों साइड ऐड करो, सेम नंबर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करो, पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो इस सिचुएशन में इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा। तो लिखो पहला, इफ ए ग्रेटर बी, हाँ बोलो, तो डिवाइड भी करेंगे तो वही चीज होगा। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अलग अलग बातें हैं या सेम बातें? हाँ सेम बातें हैं ना। आप किसी चीज को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, किसी चीज को आप 2 से डिवाइड करो, किसी चीज को आप 2 से डिवाइड करो, या किसी चीज में हाफ से मल्टीप्लाई करो, बात तो सेम है ना। जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि हाफ से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो रूल मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होगा सेम रूल किस में फॉलो होगा? डिवीजन में फॉलो होगा। सेम रूल किस में फॉलो होगा? डिवीजन में फॉलो होगा। लिख दो, इफ ए ग्रेटर बी, तो हम क्या कर सकते हैं? पहला लिख सकते हैं a प्लस डी ग्रेटर दैन b प्लस डी, ये एकदम सही है। दूसरा बात हम क्या कर सकते हैं? a माइनस डी ग्रेटर दैन b माइनस डी, ये भी कर सकते हैं। तीसरा बात क्या कर सकते हैं? ad ग्रेटर दैन bd, ठीक, यहाँ पे कंडीशन लगेगा d ग्रेटर दैन, यहाँ पे कंडीशन लग जाएगा d ग्रेटर दैन। और चौथा बात क्या कर सकते हैं? AD लेस देन BD, ऐसा कब लिखेंगे बताओ? जब D लेस देन क्या होगा? D लेस देन क्या होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। इनइक्वालिटी के सवाल करते समय साइन ऑफ इनइक्वालिटी सिर्फ कब चेंज होगा बताओ? साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब चेंज होगा? हाँ, जब नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे।
इसको लिख लो थोड़ा सा। अच्छा, 3 ग्रेटर 2 है बेटा, है ना? 3 ग्रेटर 2 होता है, ये सही है ना? अच्छा, 1/3 और 1/2 की बात करें तो क्या होगा? ये 0.333 है और ये 0.5 है, ठीक है? कौन बड़ा है? 0.5 बड़ा है या 0.33 बड़ा है? तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो रहा है? पलट रहा है। अच्छा, -3 लेस देन -2 होता है बेटा, -3 लेस देन -2 होता है, ठीक है? ये सही है गलत है? बोलो, लिखा जो मैंने। -3 नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड होगा, ठीक है? अच्छा, -1/3 और -1/2 क्या होगा? बड़ा कौन हो रहा है? -1/2 बड़ा हो रहा है या -1/3 बड़ा हो रहा है? ये बड़ा हो रहा है ना? इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो रहा है? पलट रहा है। तो लिख लो। दूसरा, इफ a ग्रेटर देन b implies to 1/a लेस देन 1/a ग्रेटर b है, तो हम क्या करेंगे? अगर उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो इनइक्वालिटी क्या होगा? पलट जाएगा। 1/a छोटा हो जाएगा और 1/b बड़ा हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ठीक है, अभी आज हम लोग इतने रहने देते हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी जो है उतना टाइम हमारे पास नहीं है और चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, ठीक है? तो अब हम आज पहला दिन था, ऐसे भी पहला दिन ज़्यादा पढ़ोगे हम कुछ हो जाओ, ठीक है? कम पढ़ो, पहला दिन कम खाना चाहिए, एक दिन ज़्यादा खा लोगे तो दिक्कत है। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे यहाँ से, ठीक है? यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, एकदम दिमाग खोल के बताना है आपको, ठीक है? दिमाग में कचरा नहीं भर के रखना है, एकदम शांत रखना है और जो मैं पूछूंगा आपको बताना है। आप हमको कोऑपरेट करेंगे तभी आप सीखेंगे। एकदम बेशरम होके बोलना है, बेशरम हो जाना है तभी सीखोगे। शर्माओगे तो दिक्कत है। ऐसे भी अभी शर्माना क्या है? कौन क्या बोल रहा है, कहाँ क्या है, पता भी नहीं चलेगा। ऑनलाइन में थोड़ी कुछ आता है, ठीक है? लेकिन हाँ, सिर्फ रिलेटेड जो हम बात करेंगे उसको हमको बताना है और जहाँ दिक्कत होती है हमको एकदम बोलना है कि सर हमको दिक्कत हो रहा है। हम 5 बार 10 बार 20 बार समझाएंगे बेटा, हम आप ही के लिए, आपको हम सिखाने के लिए। और हमारा मोटिव रहता है कि आप जो है बेसिक पे फोकस करें, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होगा तो आप दुनिया का कोई भी सवाल बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट गड़बड़ रहेगा, आप रट के सवाल नहीं बना सकते। सवाल लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है? तो आपके पास बेसिक डेप्थ होना जरूरी है। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब एनसीईआरटी बनाना नहीं कि हमने 5 सवाल बना दिया मेरा बेसिक सही हो गया, नहीं। उससे रिलेटेड जो भी फंडामेंटल चीज़ है वो हमको पता होना चाहिए। और अगर हमारा बेसिक ठीक है, एक बार रूट ही ठीक हो गया ना, तो हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए बेसिक पे ज़्यादा फोकस करना। और कहीं भी सवाल पूछा जाता है बेसिक के अलावा नहीं पूछा जाता है। आईआईटी में भी जो सवाल पूछा जाता है वो बेसिक ही रहता है, वो आपका आईक्यू टेस्ट करता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा सवाल रहता है, ठीक है? तो आपका फंडामेंटल अगर सही है तो आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं। और फंडामेंटल का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी बना देना, आरएस अग्रवाल बना देना, आरडी शर्मा बना लेना, ऐसा नहीं। और सिंगेज बना लिया तो मेरा एडवांस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आप किसी भी किताब का सवाल बना सकते हैं, सिंगेज हो, आर्यन हो, कोई भी पैकेज हो,
आर.डी. शर्मा बना सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल बना सकते हैं, एनसीईआरटी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। फिर आपके पास अनलिमिटेड रहेगा, कुछ भी बना सकते हैं। समझ रहे हो? आप अभी बेसिक के लिए किताब खरीद लेना, आर.डी. शर्मा सारे स्कूल में चलता है। अभी इस पे फोकस करना, आर.डी. शर्मा को खरीद लेना और इसी को फोकस करना और इसी का सारा सवाल करना है। समझ में आ रहा है? किताब है सबके पास? जिनके पास नहीं है वो परचेज कर लेंगे। अभी तो किताब दुकान खुल ही रहा है, तो आप परचेज कर लेंगे, आर.डी. शर्मा परचेज कर लेंगे। ठीक है, अभी आर.डी. शर्मा लीजिए बस। समझ लो बेटा।